हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। भाई, आपको पेन और कॉपी लेके इसके साथ साथ सारे के सारे नोट्स अपने तैयार करने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको साथ साथ इसको टिक मार्क करता चलूँगा, वो आपको विशेष कर नोट करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई। पहला टॉपिक है साइंस का आपका, ये है जीव विज्ञान एक परिचय। तो देखिए, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अर्थ, यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न पूछ सकता है कि जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है। तो जीव विज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका यदि अर्थ देखें तो बायो का मतलब है सभी सजीव, और लॉजी का मतलब है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान का अर्थ है। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले 1802 में लेमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान सबसे पहले जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? ये शब्द जो है वो दिया गया था आपका किसके द्वारा? ये शब्द दिया गया था आपका लेमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से चार शाखाएं हैं। कितनी प्रमुख शाखाएं हैं? चार शाखाएं हैं जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से जीव विज्ञान की चार शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो शाखा है आपके जीव विज्ञान की शाखाओं में जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान की बात करें तो इसमें जंतुओं तथा मनुष्यों का अध्ययन करना होता है। दूसरा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन करना होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रो साइंस, इसमें आपका रोगाणु जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में अध्ययन करना होता है। और आनुवंशिकी में जेनेटिक का अध्ययन करना होता है, वंशानुक्रम का अध्ययन करना होता है। तो जीव विज्ञान की चार शाखाएं हो गई। पहले जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं तथा मनुष्यों का अध्ययन होता है। दूसरा वनस्पति विज्ञान, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। और फोर्थ वन है आपका सूक्ष्म विज्ञान, जिसमें रोगाणु बैक्टीरिया का अध्ययन होता है। और आपका भी आनुवंशिकी, जिसमें जीनों का अध्ययन किया जाता है, वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से चार शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। तो कितनी शाखाएं हो गई भी जीव विज्ञान की? जीव विज्ञान की हमारे पास चार शाखाएं हो गई। चार शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। चारों के चारों आपको उम्मीद है समझ में आई होंगी। चार शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म विज्ञान, और इसके बाद में जीनों का अध्ययन या वंशानुगति का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अब पहले हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी की बात करते हैं। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी, जंतु विज्ञान या जूलॉजी की बात करें हम, तो इसमें देखिए भाई, आपका जंतु विज्ञान के पिता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी, ये अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु की जो किताब है वो है हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। ये एनिमिलिया, ये प्रश्न पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि भाई इसकी किताब का नाम बताएं, अरस्तु की किताब का नाम बताएं। तो ये हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया इसकी किताब है। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। और इनकी जो किताब है, थियोफ्रेस्टस की जो किताब है वो है आपकी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। कौन सी किताब है इसकी? हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, ये इनकी किताब है। ये पॉइंट आपको राइट डाउन करना है, लिखना होगा कि थियोफ्रेस्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं, तो उनकी किताब है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। नेक्स्ट देखें सूक्ष्म विज्ञान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में पूछा गया है। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान के पिता ल्यूमेनहॉक हैं। ल्यूमेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन थे? तो बैक्टीरिया के खोजकर्ता थे भाई ल्यूमेनहॉक। इसके बाद में आनुवांशिकी, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल हैं। कौन है भाई? ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल हैं, और इन्होंने वंशानुगति के सिद्धांतों के लक्षणों का अध्ययन बताया था कि क्या क्या सजीवों की विशेषताएं हैं। अब देखें सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो पहली जो विशेषता है भाई,
कुछ एक विशेषताओं के आधार पर ही ये माना जाता है कि ये सजीव हैं। तो सभी सजीवों की कुछ एक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर ही उन्हें सजीवों की संज्ञा दी जाती है, जो कि निम्न प्रकार से कुछ एक विशेषताएं हैं भाई। पहली जो विशेषता है वो क्या है? सजीव कोशिका या कोशिका संगठन। कि जो सजीवों का निर्माण है वो कोशिकाओं से हुआ है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चैप्टर है, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है काफी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो दो कोशिकाओं का एक समूह होता है स्टूडेंट्स, उसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट युक्ता अवस्था में होता है। जाइगोट का समूह जो है वो टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यू से ऊतकों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई? कोशिका हो गई। जिस तरह से मैं उदाहरण दूं, समय की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेकंड है। सेकंड मिल करके फिर आपका मिनट बनाती हैं। मिनट मिल करके फिर आपके आवर बनते हैं और उसके बाद में आपके डे बनते हैं। इसी तरह से सबसे छोटी शरीर की जीवों की, कोई भी जो जीव है उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? कोशिका है। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती है। ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। सजीव का शरीर, इसने ये रचना दे दी पहले। तो भाई क्या बना? पहले बना आपका एकल कोशिका, उसके बाद में जाइगोट, उसके बाद में टिश्यू बना, उसके बाद में ऊतकों का समूह बना। ऊतकों के समूह से अंग बने, अंग से अंगों का समूह बना, अंगों के समूह से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से सजीव के शरीर का निर्माण हुआ। तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए सेल, कोशिका की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी होती है कोशिका? एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में देखें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होती है। और उदाहरण है इसके, उदाहरण पूछे जाते हैं। नील हरे शैवाल हैं, नील हरे शैवाल हैं, साइनोबैक्टीरिया है। ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में देखें केंद्रक झिल्ली जो है इसमें उपस्थित होती है, अच्छी तरह से विकसित होती है। कवक है कोशिका, शैवाल कोशिका, पादप, ये इसके पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट वन देखें क्या कहता है। इसके बाद में इसने एक चित्र के माध्यम से कोशिका के बारे में दिखाना शुरू किया है। जो आउटर बाउंड्री होती है ये आपकी कंप्लीट जो है कोशिका है। इसमें ये आपकी कोशिका है। कोशिका के इंटरनल साइड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसको कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर भी कहा जाता है। कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर किसको कहा जाता है? कोशिका को, केंद्रक को कहा जाता है। इसके बाहर से जो है स्टूडेंट्स वो केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली के और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य होता है। सारी की सारी डिटेल ये आगे आएंगी। अब देखें क्या कहता है। कहता है नोट, जीवाणु तथा शैवालों के बीच की कड़ी को हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है। जीवाणु हरा शैवाल, जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी को हरा नीला शैवाल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, जीव द्रव। जो संपूर्ण कोशिका होती है उसमें लिक्विड जो पोर्शन होता है वो जीव द्रव कहलाता है। संपूर्ण कोशिका में लिक्विड जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो जीव द्रव कहलाता है। इसको एक बार समझिए। क्या कहता है भाई? ये कहता है कि जीव द्रव, जीव द्रव का होना सजीवों की दूसरी विशेषता है। एक्सले ने कहा जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव की खोज परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। परकिंजे ने जीव द्रव नामक पदार्थ को खोजा था। किसने खोजा था? परकिंजे। परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जो है वो जीव द्रव नामक पदार्थ को खोजा था, परकिंजे। ठीक है, विशेष है, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। जीव द्रव कोशिका के भीतर सारा का सारा तरल भाग। ये प्रश्न पूछा गया था भाई। जीव द्रव कोशिका में होता है, ऑप्शन थे संपूर्ण कोशिका में होता है, केंद्र के बाहर होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। तो संपूर्ण कोशिका का तरल भाग जो है वो क्या कहलाता है? आपका जीव द्रव कहलाता है। संपूर्ण कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखें क्या कहता है। जीव द्रव देखिए, इसमें इसको फिर से दर्शाया गया है। जीव द्रव क्या कहता है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा, कोशिका समूह ऑर्गेन्स, कोशिका का ठोस भाग, उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्स्ट्रा इत्यादि, और कोशिका का तरल भाग,
कोशिका झिल्ली तथा केंद्र झिल्ली के भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। संपूर्ण कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव कहलाता है। इसने दिखा दिया कोशिका द्रव प्लस कोशिकांग क्या कहलाते हैं? जीव द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका उपापचन या मेटाबॉलिज्म। उपापचन सजीवों में शरीर उपापचन क्या कहलाता है? देखिए क्या कहलाता है भाई इसमें उपापचन। उपापचन या मेटाबॉलिज्म। उपापचन सजीवों के शरीर में होने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उपापचन जीवों में जीवन यापन के लिए दिन भर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचन कहते हैं। यानी कि जो कंप्लीट बॉडी एक्टिविटी करती है वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही आती है तथा ये क्रियाएं सजीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी रचना को बनाए रखने, पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती हैं। उपापचन के गुण, यदि मैं गुणों की बात करूं तो कोशिका के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं A+B या C+O, ये सारी की सारी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। उपापचन के प्रकार, उपापचन या मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो एनाबॉलिज्म उपचयन, एक कैटाबॉलिज्म अपचयन। एनाबॉलिज्म का मतलब है संश्लेषण होना या निर्माण होना, O+O। जैसे कि आपका दो प्रकार के एमिनो एसिड ये बन जाएंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, तो ये आता है आपका संश्लेषण के अंतर्गत एनाबॉलिज्म या उपचयन। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करते चलिए। उसके बाद में कैटाबॉलिज्म अपचयन, अर्थ मतलब टूटना, किसी बड़े पदार्थ का छोटे भागों में टूटना ही क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है भाई कैटाबॉलिज्म या अपचयन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है CO2 प्लस H2O, तो ये इस तरह से पता है आपको ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये C6H12 और O6 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इस तरह से इसका टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा? हाउ मेनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब है जुड़ना और कैटाबॉलिज्म का मतलब है टूटना। तो ये इस तरह से ये समझ में आया। अब देखें भी क्या कहता है। जो आपकी फोर्थ वन विशेषता है जीवों की वो कौन सी है? जीव स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जीव रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ये विशेषता है। श्वसन जीवों की वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। तो देखिए फिर से एक बार, श्वसन क्या होता है? श्वसन जीवों की वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीजन के लिए वातावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। यही श्वसन क्रिया कहलाती है। अब इसको एक बार देखें क्या कहता है भाई ये। जैसे कि हवा, नाक के माध्यम से हमने हवा को अंदर लिया, श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों में गई और उसमें हीमोग्लोबिन के साथ में ये रुधिर में, हमारे रुधिर में मेरी ऑक्सीजन। इसके बाद में भी आपका क्या होता है? देखिए ग्लूकोज कोशिका में, और ये यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है और इस तरह से एनर्जी मुक्त होती है। O2 प्लस C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है और ऑक्सीजन, इसमें H2O यानी कि पानी बनता है, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनती है? एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है। किसके रूप में? ATP। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाई इसका सूत्र क्या है। तो देखें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह मुक्त ऊर्जा कोशिका द्वारा काम करने में प्रयोग कर ली जाती है। ठीक है, इसका सूत्र आप ध्यान रखें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP का सूत्र है। यानी कि हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा किस रूप में जनरेट होती है? तो ATP के रूप में जनरेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ATP के रूप में जनरेट होती है ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ATP को मानव शरीर की मुद्रा या करेंसी भी कहा जाता है। विशेष पॉइंट निकला है, देखिए ATP को मानव शरीर की मुद्रा, करेंसी भी कहा जाता है। एक ATP मुक्त ऊर्जा 7.3 कैलोरी या मोल। श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? अपचयन प्रक्रिया, अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या कहता है। पांचवी जो विशेषता है वो पोषण की है। सजीवों में पोषण की विशेषता होती है। पोषण की विशेषता सजीवों में होती है पोषण, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थों को
जो लिए गए भोज्य पदार्थ उनको पोषण कहा जाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उदाहरण है पादप है, शैवाल है, युगलीना है। परपोषण की बात करें तो ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उदाहरण है आपका जानवर, कवक, परजीवी एक्सेट्रा आदि आदि। इसके बाद में देखो भाई उत्सर्जन। सजीव शरीरों के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, सजीव शरीरों के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन एक अपचयन की क्रिया है। तो उत्सर्जन किसकी क्रिया है? अपचयन की क्रिया है। इसके बाद में यानी कि कैटाबोलिज्म है। इसके बाद में देखिए प्रजनन विशेषता। नेक्स्ट आपकी प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण उन्हीं के माता पिता के द्वारा होता है, उसे प्रजनन कहते हैं। यानी कि अपने जैसा जीव तैयार करना ही क्या है? प्रजनन है। सजीवों में प्रजनन दो प्रकार से होता है। लैंगिक प्रजनन, प्रजनन अंगों के उपयोग से होने वाला प्रजनन लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन, इसमें प्रजनन अंगों के बिना प्रजनन किया जाता है। फिर जो आपकी आठवीं विशेषता है जीवों की, वो है संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिव। सजीव जो हैं ये देखिए भी क्या कहता है? सजीव सजीव अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी सजीव अपने पर्यावरण के चारों ओर होने वाली सभी घटनाओं को महसूस करते हैं तथा प्रक्रिया करते हैं, अपने पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव होते हैं। नौवीं विशेषता है वो अनुकूलता है। इस प्रक्रिया के अनुसार कोई भी सजीव प्रजाति वातावरण में होने वाले उतार चढ़ाव के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। नेक्स्ट है जीवन चक्र। यह सभी जीवों के जन्म से लेकर के मरने तक के बीच की प्रक्रिया को दर्शाता है। जीवन चक्र सभी जीवों के मरने तक की क्रिया को यह दर्शाता है। जिस तरह से जाइगोट कोशिका होती है, उससे एम्ब्रो भ्रूण का निर्माण होता है। फिर जीव का क्या होता है? जन्म होता है। उसके बाद में उसका टाइम पीरियड जो है वो बचपन कहलाता है। फिर पोबर्टी या किशोर अवस्था आती है, उसके बाद में वयस्क बनता है, उसके बाद में बुढ़ापा आता है और उसके बाद में मृत्यु। ये कंप्लीट जो है आपका ये क्या है? ये जीवन चक्र है जो कि विशेषता है। तो इस तरह से आपका ये एक टॉपिक स्टूडेंट्स फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा कि भाई इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्या कहता है, मेन पॉइंट जो इसके हैं फिर से देख लीजिए अभी क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा आज। देखें, हमारा जो टॉपिक था वो था जीव विज्ञान एक परिचय। क्या टॉपिक था हमारा भाई? जीव विज्ञान एक परिचय। जीव विज्ञान का अर्थ है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मैंने बताया था, ये नोट करने वाली बात है कि भाई जीव विज्ञान या बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन इसका अर्थ है। इसके बाद में हमने बताया कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले 1802 में लेमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की 4 शाखाएं हैं। जंतु विज्ञान या बायोलॉजी, इसको जंतु तथा मनुष्यों का अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। वनस्पति विज्ञान, पादपों का अध्ययन। सूक्ष्म विज्ञान, रोगाणुओं के बारे में अध्ययन करना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आदि आदि। अनुवांशिकी, जीनों का अध्ययन, वंशानुगति इसके अंतर्गत आता है। जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया इनकी पुस्तक है। वनस्पति विज्ञान देखें भी आपका, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस की किताब जो है हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम है। इन्होंने 5,000 वनस्पति और 5,000 जीवों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। सूक्ष्म विज्ञान के पिता ल्यूमेन हॉक हैं। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल हैं। इन्होंने वंशानुगति के सिद्धांतों तथा लक्षणों का अध्ययन किया था। जीवों की विशेषताओं में हमने पढ़ा जीवों का निर्माण जो किससे होता है? कोशिका से होता है। उसके बाद में है आपका कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अर्ध विकसित कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक जो है वो आपकी विकसित कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु, हरे नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और वही आपके यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जंतु कोशिका, पादप कोशिका, शैवाल, कवक कोशिका एक्स्ट्रा। ये उदाहरण इसने एक चित्र के माध्यम से समझाया है। दूसरा जो है जीवों में, कोशिकाओं में क्या होता है? जीव द्रव होता है। संपूर्ण कोशिका के तरल भाग को जीव द्रव कहते हैं। पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और
एक्सले ने इसके बारे में कहा था, यह जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव आपका साइटोप्लाज्म और ऑर्गेन सेल्स, ऑर्गेनेल्स जो कोशिकांग हैं उनसे मिलकर के बनाया संपूर्ण तरल कोशिका। इसके बाद में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या कहता है? उपापचयन सजीवों के शरीर में होने वाले एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवों में जीवन यापन के लिए दिन भर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयन कहते हैं, तथा ये क्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने में, अपनी रचना को बनाए रखने में, पर्यावरण के प्रति सजग रहने में इनकी मदद करती हैं। कोशिका कोशिका के अंदर होने वाले महत्वपूर्ण गतिविधियां ये सारी की सारी इसके अंतर्गत आती हैं। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, जैसे कि भैया आपका एनर्जी का मुक्त होना कैसी क्रिया है? एनाबोलिज्म। ये आपका कैटाबोलिज्म है। और संश्लेषण की क्रिया क्या है? आपकी एनाबोलिज्म है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि संश्लेषण होना या निर्माण होना क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म। और वही टूटना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, ठीक है। इसके बाद में देखें श्वसन, सभी के सभी जीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। एनर्जी मुक्त होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में एनर्जी मुक्त होती है। एक एटीपी कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? 7.3 किलो कैलोरी या मोल ऊर्जा जो हो मुक्त करता है। पोषण, सभी जीव पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से भाई? एक तो है आपके कौन से? एक है आपके स्वपोषी और एक है आपके परपोषी। स्वपोषी का उदाहरण पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। परपोषी का उदाहरण जो है जो पेड़ पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर हैं, परजीवी हैं, आदि आदि। नेक्स्ट देखें आपका क्या कहता है? उत्सर्जन। सजीव शरीर के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन एक अपचयन की क्रिया है। प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें नए सजीवों का निर्माण उन्हीं के माता पिता के द्वारा होता है, उन्हें प्रजनन कहते हैं। सजीवों में यह प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। प्रजनन अंगों के उपयोग से होने वाला जो जनन है वो लैंगिक होता है, पर अलैंगिक में प्रजनन अंगों के बिना ही प्रजनन होता है। ये रिप्रोडक्शन का एक अलग से इसमें टॉपिक है, सारी जानकारी हम उसमें देंगे। तो ये धीरे धीरे आप कॉपी और पेन लेके मेन पॉइंट स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। सातवीं विशेषता संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता का मतलब है सारे के सारे जीव जो है वातावरण के प्रति संवेदनशील हैं, उसके प्रति क्रियाएं करते हैं। संवेदनशीलता इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में है अनुकूलन। इस प्रक्रिया के अनुसार कोई भी सजीव प्रजाति वातावरण में होने वाले उतार चढ़ाव के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। जीवन चक्र, सभी जीव अपना जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो चक्र है वो कंप्लीट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहा जाता है। कल हम इसका दूसरा जो है वो चैप्टर करेंगे, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कल हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पेन और कॉपी लेके स्टूडेंट्स इसके मेन टॉपिक आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नोट्स, हैंडमेड नोट्स, खुद के द्वारा तैयार किए हुए नोट्स तैयार कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।